देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी जिस दमखम और प्रतिबद्धता के साथ सरकार चला रहे हैं उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और पाकिस्तान को लेकर विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या राजनाथ सिंह का यह बयान यूपी की राजनीति में नए संकेत दे रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वह नाम है जिसके नेतृत्व में आज इतना भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है, वह डॉक्टर मंजू भदौरिया। सचमुच मंजू भदौरिया को पहली बार आज मुझे सुनने का अवसर मिला है और मंजू भदौरिया को सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं, परमात्मा में लगता है कि जन्म से ही उनके अंदर वक्तृत्व क्षमता दी है, अपनी बातों को ठीक तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता दी है। और बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं, लंबे अरसे के बाद आया हूं। भारत देश की राजनीति में होने के कारण स्वाभाविक रूप से देश के कोने कोने में विभिन्न कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते दुनिया के दूसरे देशों में भी बराबर आना जाना पड़ता है। दिल की हसरत यही रहती है कि एक बार अपने उत्तर प्रदेश वासियों के बीच में पहुंचूं, लेकिन चाहते हुए भी जितना मैं चाहता हूं, जो हमारी चाहत रहती है, उसके अनुरूप आप लोगों के बीच मेरा आना संभव नहीं हो पाता है। और लंबे समय के बाद मैं आया हूं, लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने जिस तरीके से तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, बहनों भाइयों, मैं आश्वस्त हूं कि मैं जहां रहूंगा, जिस रूप में रहूंगा, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बराबर मुझे प्राप्त होता रहेगा। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहनों भाइयों, आगरा की इस धरती पर वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण जो आज मैंने किया है, उससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, जहां जहां हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है, बराबर मैं उन कार्यक्रमों में पहुंचता हूं, एक कार्यक्रम को भी मैं छोड़ता नहीं हूं। या कोई ऐसा कार्यक्रम जो महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हों, उन कार्यक्रमों में मैं जरूर जाता हूं। मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप का शौर्य, उनका त्याग और उनका संघर्ष इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान कभी मैं महाराणा प्रताप को भूल नहीं सकता। साथियों, महाराणा प्रताप केवल एक राजा ही नहीं थे, वो भारत की एक सोच के प्रतीक थे, जो किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान और मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। आप यह कल्पना करिए कि अकबर ने तो महाराणा प्रताप से समझौता करने की कोशिश की। महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर के साथ समझौता कर लेते और अपने महल में, आलीशान महल में बहुत सुख और आनंद से अपनी जिंदगी काट सकते थे। लेकिन महलों का बिस्तर छोड़कर पहाड़ों में पत्थरों पर सोना, महलों का कोमल बिस्तर छोड़कर पहाड़ों के पत्थरों पर सोना उन्होंने मंजूर किया। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, 56 भोग छोड़ दिया, लेकिन घास की रोटी खाकर भारत के स्वाभिमान की उन्होंने रक्षा की। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप।
मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने हर कष्ट सहा, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी की पीली मिट्टी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। वह थे महाराणा प्रताप। मैं ऐसे वीर महाराणा प्रताप का शीश झुकाकर नमन करता हूं, हृदय से उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति करता हूं। बहनों भाइयों, पिछले महीने ही जयपुर में एक विशाल महाराणा प्रताप की प्रतिमा का मैंने अनावरण किया। वहां के मुख्यमंत्री श्री शर्मा जी ने, भजन लाल जी शर्मा ने मुझे आमंत्रित किया था। उसको उद्घाटन करने के लिए मैं गया था। बहुत सारी बातें उनके बारे में बोली थी। सारी बातों को यहां दोहराने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद हिंदुस्तान में बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन बहुत सरकारें इसके पहले आजादी हासिल होने के बाद इस हिंदुस्तान में ऐसी थी जो बच्चों को यह पढ़ाया जाता था कि अकबर वाज द ग्रेट, अकबर महान था। लेकिन भारत मां के सच्चे सपूत महाराणा प्रताप को वो स्थान और सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया। लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य मेरे बहन भाइयों किसी सरकार अथवा किसी इतिहासकार का मोहताज नहीं है, यह मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। अकबर भी चला गया, मुगल भी चले गए, उनके वंशजों का नामो निशान मिट गया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान के लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, उनके दिलों में यदि कोई जिंदा है तो हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जिंदा है। मेरे बहनों भाइयों, आज भी भारत की माताएं अपने बच्चों को, आज भी हमारी भारत की माताएं बहनें अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानी सुनाती हैं। महाराणा प्रताप के पूरे जीवन से मेरे बहनों भाइयों यह प्रेरणा मिलती है कि आजादी की कोई कीमत नहीं हुआ करती। देश और देश के लोगों के आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसी सोच के साथ हमने पिछले 12 वर्षों में भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में से हिंदुस्तान में काम किया है। हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि भारत के हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, भारत के हर नागरिक को सम्मान मिलना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं केवल भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, दुनिया के अधिकांश देशों में मेरा आना जाना होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के 12 वर्ष पहले भी दुनिया के कई देशों में कई कार्यक्रमों को संबोधित करने का, वहां के नेताओं से, राष्ट्राध्यक्षों से, वहां के प्रधानमंत्रियों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जो भाव आज यदि हम किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा रक्षा मंत्री से मिलते हैं, इस समय लोगों के मन में देखते हैं भारत के प्रति बहनों भाइयों, तो हमारा यह सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले आए दिन कहीं न कहीं कोई आतंकी घटना ऐसे हिंदुस्तान में हुआ करती थी। तब भी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। अब कौन अध्यक्ष हुआ करता था मैं नाम नहीं लेना चाहता। आतंकवादियों के मारे जाने पर उन्होंने आंखों से आंसू बहाए थे। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम सब आतंकी हमले रोक नहीं सकते। कभी कभी एक दो इस प्रकार की घटनाएं हो ही जाती हैं, लेकिन आज हमने अपने जवानों को मेरे बहनों भाइयों खुली आजादी दे दी है। कहीं पर भी आतंकवादी वारदात होती है तो आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, और आतंकवादियों का सफाया यही नहीं होना चाहिए।
सीमा पार करके जाना हो तब भी आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा होगा पुलवामा, उसके पहले भी जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से कार्रवाई की थी। और बहनों भाइयों, इस बार धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों को मारा आतंकवादियों ने। दूसरे दिन ही अपने तीनों सेनाध्यक्षों को, सारे बड़े अधिकारियों की बैठक मैंने बुलाई और आपको जानकर यह सुनकर खुशी होगी, भारत के तीनों सेनाध्यक्ष, सेना, वायु और नौ सेनाध्यक्षों ने यह कहा, मैंने पूछा ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? डंके की चोट पर हाथ उठाकर कहा कि सर, हम अभी अभी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे, मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री के मन, दिल के अंदर क्या दर्द है, क्या उबाल है। और बहनों भाइयों, उसके बाद जो कुछ कार्रवाई हुई है वो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, और उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, अपनी इस प्रकार की नापाक हरकतें पाकिस्तान बंद नहीं करता है तो हमने तो अभी सिंधु नदी जो समझौता हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया है। हमारे देश का पानी वहां नहीं जा सकता, दाना पानी को पाकिस्तान को हम मोहताज बना देंगे। बहनों भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूं, और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग शांति चाहने वाले लोग हैं, लेकिन अशांति फैलाने वालों को हमेशा के लिए शांत करना भी हम जानते हैं। 12 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि भारत को कभी नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी। कई वर्षों तक नक्सलियों का तांडव हिंदुस्तान के कोने में कहीं न कहीं चलता रहता था, खून की होली खेलते थे। हमारे पुलिस के और सुरक्षा के जवान जो खड़े हैं यहां पर हमारे सामने, सैकड़ों की संख्या में हमारे ऐसे पुलिस और सुरक्षा के जवान जो कि नक्सलवादियों के खिलाफ संघर्ष करते थे, उनके ऊपर गोलियां चलाते थे। बड़ी संख्या में हमारे पुलिस के जवानों ने भी अपनी शहादत दी है। कोई सरकार इसे बर्दाश्त कर ले बहनों भाइयों, लेकिन हम लोगों की सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सड़कें नहीं बन पाती थी, उन क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं लग पाते थे, सब तो सब सारे स्कूल जो पहले चल रहे थे सारे स्कूल भी बंद होते। लेकिन बहनों भाइयों, आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने हिंदुस्तान से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया है और हमने साबित कर दिया है कि हम जनता से झूठे वादे करके नहीं आए, साफ नीयत से हम देश की सेवा करने के लिए आए। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते मेरे बहनों भाइयों, हम लोग राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए भी राजनीति करते हैं। आज जाकर उन क्षेत्रों में देखिए, स्कूलों में घंटियां बज रही हैं, सड़कें बन रही हैं, विकास पहुंच रहा है। और महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें साथ यह भी जानना चाहिए कि उन्होंने कभी समाज को, हमारे महाराणा प्रताप ने तोड़ने का काम नहीं किया है, महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ने का काम किया है। उनके सेना में हर समाज के लोग थे, आदिवासी थे, भिन्न भिन्न जातियों के लोग उनकी सेना में थे। जाति और पंथ के आधार पर उन्होंने कभी भी भेदभाव कभी नहीं महाराणा प्रताप ने किया, जैसा कि हमारे बघेल जी कह रहे थे। वे सबको साथ लेकर चलने वाले थे, इसीलिए महाराणा प्रताप के प्रति हमारी गहरी आस्था है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह प्रेरणा वहीं से हमको मिली है और यह और हम लोगों ने महाराणा प्रताप के मूल्यों पर चल के दिखाया है। बहनों भाइयों, हमारे लिए भारत के हर नागरिक का विकास यह हमारी प्राथमिकता है और हमारे लिए भारत का हर नागरिक समान है।
हम जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। कभी हमारे पर आरोप लग जाता है, लेकिन चाहे कोई किसी भी जात का होगा, चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला होगा, जुल्म और अत्याचार करेगा तो वोट की राजनीति को ध्यान में रखते हुए हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे बहनों भाइयों। यदि जुल्म करेगा तो उसके ऊपर हम जितना भी जो भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है वह करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं, कोई यह कह सकता है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकता है। बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत कार्ड हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार किसी सरकार ने लागू किया था। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है। किसी एक वर्ग को नहीं मिला है, सबको मिला है, और आगे हम लोग इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से भारत में कोई फैक्ट्री लगती है तो उससे सभी को रोजगार मिलता है। वैसे ही यह जो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है सब आयुष्मान भारत कार्ड का, उसका भी लाभ अधिकतम गरीबों लोगों को मिल रहा है, उसके अतिरिक्त मध्यम वर्गीय परिवारों को मिल रहा है। स्वच्छता का अभियान हमारे प्रधानमंत्री ने सारे देश में चलाया है, तो क्यों हर क्षेत्र में सफाई हो, हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो। जल जीवन मिशन, क्या यह सच्चाई नहीं है कि गांव गांव तक जहां पहले नल नहीं थे, माताओं बहनों को कुएं से लेकर पानी और घड़ा सिर पर रखकर जाना पड़ता था अपने घर को वापस। उन घरों में भी हम लोगों ने जल की व्यवस्था की है, टोटी के माध्यम से उनको जल मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को जो आवास दिए जा सकते थे वो आवास भी हम लोगों ने दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की हमारी सरकार यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, बल्कि यह संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है बहनों भाइयों, यह मानकर हम राजनीति में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, हल्दी घाटी के युद्ध में भील समाज के जनजाति लोगों ने महाराणा प्रताप का बहुत ही सहयोग किया था। उनके साथ मिलकर उन लोगों ने युद्ध किया था। महाराणा प्रताप ने बराबर उन लोगों को शीश झुकाकर सम्मान दिया है। और हमारी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महाराणा प्रताप के आदर्शों पर ही चलते हुए मेरे बहनों भाइयों, गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वह करने की कोशिश कर रही है। यह दर्शाता है कि मोदी जी कामदारों का सम्मान करते हैं, वह केवल नामदारों का सम्मान नहीं करते हैं। और बहनों भाइयों, मैं आपको यह भी बताना चाहता, बहुत सी सरकारें आपने आती जाती देखी होंगी, पार्टियों को बनते हुए बिगड़ते हुए भी आपने देखा होगा। बहुत से नेताओं को जनता का समर्थन पाते हुए और जनता का समर्थन खोते हुए भी आपने देखा होगा। और आपको पता है, राजनीति में कुछ समय के बाद अक्सर नेताओं को जनता पसंद करना बंद कर देती है या उनका लोकप्रियता का ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगता है। लेकिन मोदी जी के बारे में नहीं कहा जा सकता बहनों भाइयों। आज भी इस दुनिया में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त कोई नेता है, हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बहनों भाइयों। यह हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। जो कहते हैं वह करते हैं। पिछले 13 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 12 वर्षों तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। क्या कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह सकता है कि मोदी जी के चाहे गुजरात की सरकार रही हो मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार हो, एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो बहनों भाइयों? और मैं भी कहता हूं, जिस दिन हमारे ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, 45 वर्षों से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहा हूं बहनों भाइयों, किसी की हिम्मत है? लेकिन आज तक कोई नहीं लगा पाया। भारत देश की जनता का विश्वास हम सबको प्राप्त है और यह विश्वास हमारी सरकार के प्रति पूरी दुनिया में कायम है। और मेरे बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने को आपको जानकारी होगी समाचार पत्रों के माध्यम से, दुनिया के 32 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह हमारे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के देशों ने दिया है।
और मैं समझता हूं कि यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीय जनता का यह सम्मान है। मेरे बहनों भाइयों, हम जो सोचते हैं वह बोलते हैं, और जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। हमने कहा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे, और आपने देखा चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दिया। बहनों भाइयों, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर ही हम मंदिर बनाएंगे। हमने करके दिखा दिया। बहनों भाइयों, हम राजनीति करने में डरते नहीं हैं। दूसरी पार्टियों के लोग डरते हैं कहीं वो जाति न नाराज हो जाए, कहीं उस धर्म वाले न नाराज हो जाए। वोट मिले या न मिले बहनों भाइयों, देश रहना चाहिए, सरकार रहे या न रहे, देश रहना चाहिए। तमाशा बना दिया इन लोगों ने। बन गया अयोध्या में भव्य राम मंदिर। हमने कहा था 3 तलाक को हमारी सरकार बनेगी तो समाप्त करेंगे। मुझे याद है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसके पहले तीनों जो चुनाव इस देश में हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, जो घोषणा पत्र तैयार होता है उसकी जो कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता बराबर मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी करेंगे। मैं ही करता हूं। बराबर मुझसे कहते हैं मोदी जी कि राजनाथ जी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात न आ जाए जो हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर दें और उस वादे को पूरा न कर पाए। मैंने कहा मोदी जी चिंता मत करिएगा, और उसी में हम लोगों ने 3 तलाक प्रथा हम समाप्त करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। और बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हमने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया। हमने यह कहा था कि देश में घुसपैठियों को हम देश से बाहर करेंगे। अब तो टेलीविजन के पर्दे पर शायद आप देखते होंगे कैसे घुसपैठिए अपना अपना सब लिए दिए अपना भारत की सीमा के बाहर भाग रहे हैं। आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा था। बहनों भाइयों, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शायद इसीलिए जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। और बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, हमारे लिए कुर्सी से प्यार नहीं है, प्यार है तो हमारे भारत देश से प्यार है। और हमारा मानना है कुर्सी रहे या छूटे, लेकिन जनता का भरोसा किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। यही हमारे दिल की हसरत रहती है, और इसीलिए हम देश की जनता को सर्वोपरि मानते हैं। और हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र हित ही सबसे ऊपर है। और इतना ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ भारत की आन बान और शान को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करने वाले लोग हैं। याद कीजिए 2014 से पहले मेरे बहनों भाइयों, देश में एक निराशा का माहौल था, किसान बदहाल था, बहुत परेशान था। देश की जनता की आखिरी उम्मीद यदि कोई बचा था तो केवल मोदी जी बचे थे। अब किसानों के लिए क्या क्या किया है उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं, बहुत विस्तार में जाकर इसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा, पहले की सरकारों से काफी बेहतर किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है। इस सच्चाई को तो ईमानदारी से कोई ना कोई स्वीकार करेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार हम लोगों ने बढ़ाया है, उसमें सुधार किया है। लेकिन मैं भी किसान का बेटा हूं, प्रधानमंत्री जी किसान के बेटे हैं, उनकी भी बराबर चिंता रहती है और क्या किया जाए किसानों को, खेती के अतिरिक्त अन्य दूसरे काम काजों से कैसे उनसे जोड़ा जाए। अब पीएम किसान सम्मान निधि का जहां तक प्रश्न है, हमारी बात सच हो तो आप लोग ताली बजाइएगा, न सच हो तो मत बजाइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3 महीने पर कुछ पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है। कोई कह सकता है कि बहुत कम आता है, 6,000 रुपया हम लोग देते हैं। अरे बहनों भाई, शुरुआत तो की हम लोगों ने, पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं। चाहे जो कुछ भी होगा, इससे अन्नदाताओं की आय बढ़ी है। किसी न किसी हद तक, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, लेकिन किसी न किसी हद तक कर्ज से तो राहत मिली है। 2019 में
पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विरोधी दल के लोग देश की किसानों को गुमराह कर रहे थे। लोग कह रहे थे, अरे साहब ये देखिए, ये बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं। 2019 का चुनाव जैसे ही पूरा हो जाएगा, इस योजना को बंद कर देंगे। मैं बहनों भाइयों कहना चाहता हूं, उनसे पूछिए, जहां जाए पूछिए। यह कहा था कि यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2019 के चुनाव के बाद समाप्त कर देंगे। क्या हुआ? अभी तक समाप्त नहीं हुई है। बहनों भाइयों, आज मैं कहकर जा रहा हूं, यह योजना जब तक हमारी सरकार है समाप्त नहीं होगी। इस योजना की धनराशि बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। याद कीजिए कैसे उत्तर प्रदेश की पहले की सरकारों के समय चीनी मिलें बंद रहा करती थी। औने पौने दामों पर किसानों का गन्ना खरीदा जाता था। कई सालों तक मैं जानता हूं किसान आते थे, उन किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं मिलता था। और इतना ही नहीं, चीनी मिलों के बाहर महीनों तक ट्रालियां खड़ी रहती हैं। लेकिन आज बहनों भाइयों ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए तक की अधिक धनराशि गन्ना किसानों के बैंक खातों में हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा है मेरे भाई। और देश के किसी भी राज्य के गन्ना किसानों को इतना भुगतान नहीं हुआ है जितना हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और बहनों भाइयों, 2014 से पहले भारत दुनिया में वो सम्मान नहीं पा रहा था जिसका वो हकदार था। इतने घोटाले हो रहे थे कि भारत में दुनिया के दूसरे देश का कोई भी निवेशक पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। यह आगरा की बात आप कर रहे थे। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। आगरा डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश में घोषित हुआ है, डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी। लखनऊ से लगनी शुरू हो गई हैं, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए। आज जहां तक आईफोन का प्रश्न है, आईफोन खूब चलता है। 25% दुनिया में 100 में से 25 आईफोन यदि कहीं पर बन रहे हैं तो हमारे और आपके देश भारत में बन रहे हैं। और जानते हैं बहनों भाइयों, आपकी खुशी होगी, जिस उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप लोग हैं, फोन बनाने के आईफोन बनाने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे आगे है। और आज देश में जितने भी फोन बन रहे हैं इनमें से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, 2014 से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालात कुछ ऐसे पैदा होते थे कि उन्हें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ क्या बतलाएं, माने नित्य क्रिया के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता था। इसकी चिंता किसने की है आजाद भारत में? पहली बार हमारी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने समझी। महिलाओं के दर्द को लोगों ने नहीं समझा। और हम लोगों ने जब सरकार बनी तो 2014 से ही अपने माताओं बहनों के जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों को समाप्त करने का संकल्प लिया। और हमने देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कई ऐसे जल जीवन मिशन है। अब करोड़ों महिलाओं के नाम बैंक का खाता खुला है। घर में महिलाओं के नाम से खाता खुलता है तो आपको नाराजगी तो नहीं होती? किसी को नाराजगी होती है? क्यों, पीछे वाले नाराज तो नहीं होते? चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, आप लोग जब मन होता तब पैसा निकाल करके खर्च कर देते थे, तब यह हुआ कि माताओं बहनों को दे। कम से कम वो तो नियंत्रण करेंगे। हाँ, आ रहे। नहीं, आपने इस ओर ध्यान संज्ञान की हमारे संज्ञान में लाया है। मेरे ध्यान में आ गया। मैं योगी जी से इस संबंध में निश्चित रूप से बात करूंगा, गंभीरतापूर्वक बात करूंगा। बहनों भाइयों, हमने उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की है। करोड़ों घरों में सिलेंडर पहुंचे हैं।
आयुष्मान भारत की शुरुआत की है, महिलाओं के लिए दवाई और पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी जरिया बढ़ाया है। देश के करीब 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको जोड़ने का काम किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, ऐसी माताएं बहनें जो कि 1000 पति भी नहीं थीं, 3 करोड़ माताएं बहनें इस हिंदुस्तान में लखपति बन गई हैं मेरे बहने भाई, हमारी योजनाओं के माध्यम से हुआ है। ऐसी कई योजनाएं भारत सरकार ने जो प्रारंभ की हैं, उसका लाभ आज देश को मिल रहा है और आज देश की स्थिति बदल चुकी है। और मेरे बहनों भाइयों, आपको पता है, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस दमखम के साथ सरकार चला रहे हैं, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अरे जो हो सो हो, लेकिन गुंडे बदमाशों के हौसले तो पस्त हो गए हैं। किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था ही चुस्त दुरुस्त नहीं होगी तो उस राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और योगी जी तो पता नहीं, अब तो सारे गुंडे बदमाशों को, लफंगों को शायद अब रात को कायदे से नींद नहीं आती होगी मेरे बहनों। सब कुछ निर्भर करता है नेतृत्व के ऊपर। यही पुलिस थी, लेकिन नेतृत्व ऐसा था, इनके हाथ बांधे हुए थे, इनके हाथ खोल दो। देखो किस माखीलाल की हिम्मत है कि हाथ में रिवॉल्वर लेकर लहराते हुए खुली सड़कों से गुजर जाए, किसकी हिम्मत है? बहनों भाइयों, जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, देश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया है। एक सेमी कंडक्टर की आपको बात बता, चिप है। दुनिया में अधिकांश बहुत सारी चीजें चिप से चलती है। चिप आप लोगों में से सारे नौजवान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और भारत में जितनी आवश्यकता है, मुझे जो बतलाया गया है कि 19 अरब यानी 1900 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप चाहिए होती है, हर साल चाहिए होती है। भारत आज तक इस चिप को दूसरे देशों से, मेरे बहनों भाइयों, खरीद रहा था। और कांग्रेस के समय भी 1960 में भी यह बात चली थी, वो नहीं कर पाए। 2005 में भी उन्होंने बात चलाई थी, नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसको कर लिया। और लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जरूरतों को समझा है और उन्होंने सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है। और बहुत से लोगों ने कहा है कि भारत के पास चिप बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह पर, मेरे बहन भाइयों, तमाचा लग गया है। और हमने पिछले साल ही देश की पहली मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर चिप बना ली है। जितना अधिकतम किया जा सकता है अल्प समय में, वो करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और मेरे बहन भाइयों, आज दुनिया का कोई भी देश अकेले आगे बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ सकता है। देश की जनता का सहयोग चाहिए। आपने आशीर्वाद दिया है, आपने सहयोग दिया है, इसलिए हमारे कदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग गरीबी की चिंता करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों की तरफ कोई नहीं देखता। जो संसाधन है, जितना जो कुछ भी हो सकता, सब कुछ लगा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों से मैं कहूंगा कि आप भी चले जाइएगा, कहीं भी कोई डाटा उठाकर देख लीजिएगा। दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है, मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, देश ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम हर देश के हर कोने में, हर जिले में कोई न कोई एक प्रोडक्ट बनाने की तरफ फोकस कर रहे हैं। और यहां पर भी योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आगरा का पेठा है, हाथरस की हींग है, फिरोजाबाद में बनी कांच की मूर्तियां हैं, मथुरा का पेड़ा है, अलीगढ़ के ताले हैं, और ऐसे ही अन्य जिलों में कई ऐसी चीजें हैं जो वहां बनती हैं। उनकी एक अपनी विशेष पहचान है। सोचिए, आजादी के पहले किसी ने इसकी ओर ध्यान ही, आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि यह जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं जिलों में, इन प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी पहुंचाया जाना चाहिए, इसकी चिंता कभी किसी ने नहीं की। और यह चिंता यदि कोई कर रहा है तो हमारी कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। और बहनों भाइयों, इस दृष्टि से भी मैं यहां के मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, पिछले 12 वर्षों में जो बदलाव आया है
वह इतना बड़ा है कि मैं कई दिनों तक बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझसे एक सबसे बड़ा बदलाव पूछा जाए क्या आया है, तो मैं कहूंगा जो भारत 2014 से पहले हताश था, निराश था, आज उम्मीद, ऊर्जा, हौसलों और आत्मविश्वास से भारत भरा हुआ है। तेजी से भारत विकास की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है और भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। और भारत में जो यह बदलाव हो रहा है, इसके पीछे यदि कुछ है तो जनता का विश्वास है, सरकार की सही नीयत है और सरकार की सही नीति है। और बहने भाइयों, आज के अवसर पर यह ज्यादा कुछ न कहते हुए इससे मैं विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो पूर्व विधायक रहे, साहब मैंने प्रतिमाएं देखी हैं, लेकिन क्या अच्छी प्रतिमा महाराणा प्रताप की, बिल्कुल घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाई है। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी आपको बधाई देना चाहता हूं। और एक बार डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी और साथ ही साथ उनकी बहू मंजू भदौरिया, इन दोनों को हाथ उठाकर आशीर्वाद आप लोग दे दीजिए, यह मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। बहुत अच्छा काम किया है और इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। और बहने भाइयों, सच बतलाऊं कि यह मेरा सौभाग्य है कि यह अवसर मिल गया आप लोगों के बीच आने का। अभी पिछले 2 दिन से मैं हैदराबाद में था। आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा, लगातार कार्यक्रम कहीं न कहीं लगते रहते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं देख रहा हूं जो लोग धूप में खड़े हैं, साफ धूप में जो खड़े हैं आप लोग, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, फिर भी धैर्य बनाकर आपने मेरी बातों को सुना है। मैं भी एक बार फिर से आप सबके लिए भी अपना शीश झुकाकर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कर रहे हैं कुछ अच्छा कार्य, बताना चाहते हैं अपनी आप बीती, सुनाना चाहते हैं अपनी कहानी, तो आज ही रजिस्टर करें हमारे दिए हुए नंबर पर और हिस्सा बने हमारे पॉडकास्ट का। हम सुनाते हैं आपकी कहानी, हम दिखाते हैं आपके संघर्षों को और बताते हैं आपकी कठिनाइयों को, आपके संघर्षों को। आज ही रजिस्टर करें और बने पॉडकास्ट का हिस्सा।